नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उसी रफ्तार से हिंदी के कुछ क्वेश्चंस के साथ में 10 मिनट में आपके लिए 10 क्वेश्चंस मैं ऐसे लेकर आया हूं जिनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको 10 की जगह आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलो देखते हैं, ये लास्ट वीडियो होगा हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन वाला। उसके बाद में अगले अलग टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, बाल गोविंद कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखो, बाल गोविंद जो थे ना, उनके वाद्य यंत्र के बारे में पूछा है कि वो क्या बजाते थे। तो देखो, मंजीरा बजाते थे, मंजीरा, या फिर हारमोनियम बजाते थे। हारमोनियम देखो उस टाइम में नहीं थी, तो हारमोनियम तो यहाँ पर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और गिटार, क्या गिटार थी क्या उस टाइम में, तो गिटार भी नहीं हो सकता। इन दोनों ऑप्शन से बताइए, क्या मंजीरा, बिल्कुल नहीं, वो बजाते थे खंजड़ी। क्या बजाते थे, खंजड़ी। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खंजड़ी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है। देखो, आत्मकथा यहाँ पर ये किसकी है, तो ये कहानी है मनु भंडारी की। ये किसकी है, ये मनु भंडारी की आत्मकथा है। और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी यह देता हूँ कि आपको पता है मनु भंडारी की एक कहानी संग्रह है, उसका नाम है यह भी सच है। यह भी सच है, ये एक कहानी संग्रह है। और आपको पता है मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ है। मनु भंडारी का जो जन्म है वो भानपुरा गाँव, क्या नाम है, भानपुरा गांव में हुआ था। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो मंदसौर एमपी के अंदर भानपुरा गांव पड़ता है। वहाँ पर मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था, ये भी बता दीजिए। 13 अप्रैल 1931 को मनु भंडारी का जन्म हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसू लहर झरना किसकी रचना है। आंसू लहर झरना ये किसकी रचना है, तो ये रचना आपको पता हो तो मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र की है। किनकी रचना है, ये प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इनके अलावा ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और दोस्तों चले ही लगे ही हाथ याद कर लीजिए, आपको पहले वाले क्वेश्चंस में कुछ बताया था मैंने। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म वाराणसी यूपी के अंदर हुआ है। यूपी है ना, इनका जन्म वाराणसी यूपी में 30 जनवरी 1889 के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है। हाँ दोस्तों, आपने पहले वाले क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन क्वेश्चन को भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको गारंटी देता हूँ कि दोस्तों इन क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखते हैं कि रामचरितमानस में प्रयुक्त छंद कौन सा है। देखो, रामचरित जो मानस में है उनमें कौन कौन से छंदों का उपयोग किया गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है। चौपाई का, दोहे का, या फिर सुरता का, या फिर कवित का। देखो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता रामचरितमानस के अंदर चौपाई और दोहे दोनों का ही उपयोग किया गया है। और चौपाइयों की जो संख्या है वो टोटल जो संख्या है कितनी है, 4608 चौपाई लिखी गई है। और दोहों की संख्या इसके अंदर है, आपको देखने को मिलेगी 1074 दोहे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो ये आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। आप इन दोनों को आंसर को सही कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक ही आंसर देखने को मिलेगा, तो दोनों में से कुछ भी मिले तो आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, कौन कौन से क्वेश्चन। देखो, आपको दोस्तों क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करने को मिल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग विषय, आपके जितने भी विषय होंगे उन सभी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ दरह धन, है ना, धन का मतलब धनुष, बाण कुठारा कथन किसका है। देखो, आपने ये कथन जो अपना रामायण का कथन है, जो इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ आपसे। ये कथन आपको पता हो तो सीता स्वयंवर होता है, वहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं, तो राम जी धनुष तोड़ देते हैं। उसके बाद परशुराम आते हैं, और परशुराम जब आते हैं तो वो परशुराम मतलब कड़वे शब्दों में बहुत कुछ कहते हैं, किनको, कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, उसको मैं इस दुनिया में नहीं रखूँगा, मैं इतना तेज हूँ कि ये हूँ कि मैंने कई बार इस धरती को शत्रुओं से विनाश करके, मतलब क्षत्रियों का विनाश करके मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिए, ऐसा कुछ बहुत सारे शब्द कहते हैं। तो क्या लक्ष्मण जी है ना, लक्ष्मण जी भड़क जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो व्यर्थ में ही धन, है ना, धनुष और बाण कुठारा, ये चीज़ें है ना व्यर्थ में ले रखी है आपने, तो है ना, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपके जो शब्द है ना, शब्द वो ही इतने वज्र के समान, यानी करोड़ों वज्रों के समान इतने भारी हैं कि आपके ये जो धनुष और बाण कुठारा है ये तो व्यर्थ में ही टाँक रखे हैं आपने, है ना। तो ऐसा कुछ कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, परशुराम और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, है ना। तो उसके बाद में श्री राम जी होते हैं, तो वो उनको शांत करते हैं। तो
ये कथन किसका है, तो ये लक्ष्मण जी का कथन है। और किसके लिए है, तो वो परशुराम जी के लिए है ना। तो इतना सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बादल किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर बादल कविता है ना। इस कविता के अंदर बादल उत्साह वाली कविता का नाम उत्साह है ना। ये सूर्यकांत निराला त्रिपाठी निराला उनकी कविता है। इसके अंदर बादल को किसका प्रतीक बताया, तो बादल को चेतना, जागृति या फिर क्रांति का प्रतीक बताया ना। क्रांति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप भी कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इनके अलावा कुछ अलग से आपको पास जानकारी हो तो वो कमेंट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं जो कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका आंसर भी देते हैं, तो उनका थोड़ा भला हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम, पहले ये समझो कि निजवाचक सर्वनाम है क्या है। निजवाचक सर्वनाम का मतलब मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं कि निजवाचक, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो कहने वाला या फिर लिखने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन शब्दों का, स्वयं यानी खुद के लिए है ना, खुद के लिए जिन शब्दों का उपयोग करता है उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, स्वयं है ना, स्वयं है ना, या फिर निज, ऐसे शब्दों का उपयोग करता है ना, उसको निजवाचक शब्द है ये सारे के सारे। स्वयं मैंने जो बोल रहा हूँ, ये आप लिख नहीं पाऊँगा तो आप शब्दों से ही समझ लीजिए। तो ये सारे शब्द इनके अंदर कहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो हम कोई अपने लिए नहीं हो रहा, हम यानी ज़्यादा के लिए हो रहा है। जैसा नहीं, ये जैसा वैसा ये भी नहीं है, पेड़ ये भी नहीं है, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। देखो इसके अंदर अच्छे से आपको पता चल रहा है ये स्वयं के लिए कहा है और यही अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द इक प्रत्यय से नहीं बना है। दोस्तों ये नहीं जो शब्द है ना, ये गौर करके देखना होता है। आप जैसे ऐसे देखोगे और डायरेक्ट आपने देखा कि सामाजिक लिखा हुआ है, सामाजिक देखते ही आप जल्दी से टिक लगा दोगे कि ये मेरा सही आंसर है, परंतु ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। यहाँ पर देखो अत्यधिक है ना, अत्याधिक, अत्याधिक होता है ना, अत्याधिक यानी बहुत ज़्यादा। अत्यधिक और अत्याधिक ये दोनों शब्द दोस्तों एक ही लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर अति, अति, धन, अधिक, और यहाँ पर देखो आगे लग रहा है, आगे लगने वाला क्या होता है, उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो देखो ये दोनों शब्द तो उपसर्ग में चले गए। अगर ये दोनों शब्द उपसर्ग में चले गए तो ये दोनों ही शब्द अपने नहीं होंगे। और सामाजिक, समाज, धन, इक, इसमें प्रत्यय लगा हुआ इक, वैज्ञानिक, विज्ञान, धन, इक, तो ये दोनों ही शब्द क्या होंगे, हमारे राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है इधर उधर हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पर दो ऑप्शन, ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भगत जी होता है ना, भगत जी गांव से कितनी दूर जाकर नदी में स्नान करते थे। देखो सुबह सुबह भगत जी जो नदी में स्नान करने जो जाते थे वो कितनी दूर तक जाते थे, तो देखो 2 मील जाते थे, 3 मील, 4 मील या 5 मील। देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। राइट आंसर हमारा सही याद रखना आपको, 2 मील तक दूर तक जाकर भगत जी क्या करके आते थे, स्नान करके आते थे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बाल गोविंद भगत की रचना किस तरह की विद्या है। बाल गोविंद जो भगत है ना, उनकी रचना किस प्रकार की विद्या है, कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है या फिर जीवनी है। तो दोस्तों ये आपका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेखा चित्र। रेखा चित्र क्यों है, आपने देखा होगा जो ये कहानी इन्होंने बताई है, ये जो पाठ लिखा है, इसको आप जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाओगे आपके दिमाग में क्या बनेगा, एक रेखा चित्र बनेगा। तो ये क्या आंसर सही हो जाएगा, रेखा चित्र। भगत किसको किसको साहब मानकर संबोधित करता है ना, भगत जी जो है ना किसको साहब मानकर यहाँ पे संबोधित करते हैं। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं दोस्तों। आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सूरदास जी, कालिदास जी, कबीरदास जी या बापू जी, यानी वो अपने बापू जी को कहते थे, किसको साहब कहते थे, है ना। तो ये ऑप्शन आप ऑप्शन कमेंट में आप ज़रूर बताना। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा वो आपके रिक्त स्थानों से संबंधित होगा, क्योंकि रिक्त स्थान के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल कर दीजिए, ताकि मेरे जो जितने भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। दोस्तों ये 10-15 मिनट 10 रीलें निकालने इतना सा टाइम है, और ये अगर टाइम आपने ये वीडियोस देख लिए तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन सही हो, 10 क्वेश्चन भी सही हुए तो 10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो आप टाइम को यूज कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं आते हैं, टाइम भी बार बार नहीं आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।